अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर से मैं लाई हूँ आप सबके लिए मेरे से इश्क हूँ मैं के चैप्टर 50 को लेकर। तो हम आज इसे ही पढ़ेंगे। तो हम जल्दी से नॉवल को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस नॉवल के हर एपिसोड को इतनी मोहब्बत देने के लिए। तो आगे भी आप ऐसे ही इसे पसंद करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप और अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करें और वीडियो को लाइक करके भी बताएं कि कैसी लगती है आपको हर एपिसोड। क्या मतलब, आयशा की तरफ हैरान होकर देखे सवाल किया। वो हाँ, मेरा मतलब कि अब तुम खुद ही देख लो कि कभी इसने तुम्हारा बाप बनकर दिखाया भी है। क्योंकि तुमने जैसे बताया कि मुझे कि तुम्हारी तो इनसे बात भी वो मुश्किल हुआ करती थी, तो फिर अब ये तुम्हारा इनसे डरना बेफिजूल है। आयशा माय लव, तुम ऐसे क्यों कह रही हो मेरी जान। वो जो भी हैं जैसे भी हैं है तो फिर भी मेरे डैड ही ना। इन्होंने मेरी खातिर दूसरी शादी तक भी ना की है, तो फिर इनकी मेरी नज़र में तो बहुत इज्जत है। शादी की ज़रूरत ही क्या है, इससे अच्छा एक से ही कर लेते। क्या कुछ कहा आयशा तुमने। अहानी आयशा के मुंह में ही कुछ बड़बड़ाने पर पूछा। नहीं कुछ नहीं, बस इतना कहूँगी कि जो जिस लायक होता है इसे इस लायक ही रखना चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में लोग न जाने अंदर से क्या होते हैं और बाहर से न जाने क्या दिखावा करते हैं। आयशा तुम इतना क्यों सोचते हो माँ, मेरी बेबी गर्ल, इतना सोचना भी अच्छा नहीं होता। हाँ, अगर कुछ सोचना ही होता है तो मैं हूँ ना, मेरे बारे में सोचती रहा करो। तुम्हें मुझे सोचने की ज़रूरत थोड़ी है। तुम तो इस दिल की धड़कन में हर धड़कन की तरह धड़कते हो और मेरे दिमाग में 24 घंटे तुम बस तुम ही छाए रहते हो। कभी कभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या मैं आयशा ही हूँ, क्योंकि तुम्हें अपने अंदर महसूस जो करती रहती हूँ, वो भी खुद से ज़्यादा। आयशा क्या इरादा है, तुम जानबूझ कर ऐसी बातें कर रही हो ना कि मैं तुमसे दूर न जा सकूँ और तुम्हारी गुर्बत में ही बैठा रहूँ। और डैड जो पहले से ही इस कदर नाराज़ हो चुके होंगे, वो मज़ीद और नाराज़ हो जाए। हाँ, क्या डैड करते रहते हो। मेरा बेबी बॉय वाकई में कोई छोटा सा बेबी नहीं है, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर लड़का है। तो अपने ये डैड की लाग लापना बंद करो। आयशा तुम मेरे डैड से इतनी चिढ़ क्यों हो चुकी है। जो भी हो मुझे बात तो करनी पड़ेगी। अहान भी आयशा के लाख मना करने के बावजूद मोबाइल उठाए साइड पर चला गया और आयशा मुंह बनाती, बेशक इनसे दूर आ चुके हैं लेकिन फिर भी ये शख्स जान नहीं छोड़ रहा हमारी। बस किसी तरीके से मैं इस मासूम कैद की हुई लड़की को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाऊं, फिर तो अहान को अपने साथ कहीं दूर ले चलूँगी एंड इस शख्स की पोल भी खोलूँगी सबके सामने। बस अहान को पहले सेव कर लूँ। आयशा अपनी प्लानिंग को सोचे जाए। अहान ने लिहाज साहब को कहा कि तो फ़ोन को उठाते ही वो आग बगोला होना शुरू हो गए। नफसियाती मरीज़ कहाँ मर गए हो। कितनी कॉल्स की मैंने, लेकिन तुम क्यों उठाओगे। वहाँ तुम्हें हनीमून मनाने की खातिर ही तो भेजा था। मीटिंग थी जो कि तुम्हारी लापरवाही के बायस ना हो सकी। जाहिर मेंटल, एक सांस में न जाने वो कितने ही तलख अल्फाजात बोल गया जो कि हाँ से बर्दाश्त ना हो सके, और वो भी आखिर आज बोल ही पड़ा। डैड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, इस वजह से इस किस्म के अल्फाजात के इस्तेमाल करना बंद करें। आपकी इज्जत करता हूँ, कुछ कहता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। जब भी दिल करता है आपका तो इंसल्ट कर देते हैं मेरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बड़ी ज़ुबान लग चुकी है तेरी। जिस 2 टके की लड़की की खातिर अपने बाप से तो बकवास कर रहा है ना, वो भी तेरी सगी नहीं है, इस्तेमाल कर रही है तेरा। फिर इसी मुंह से तो मेरे पास आएगा ये कहता कि हाय मैं बर्बाद हो गया। वो छोड़कर भाग गई। मुझ जैसे पागल को इलियास साहब के यूँ आयशा के मुतालिक इस कदर बुरी राय को सुने अहान खुद अबाक हुए। जस्ट शट अप। अपनी आयशा के मुतालिक एक भी रॉन्ग वर्ड सुन नहीं सकता हूँ मैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वो मेरी बीवी है, हम एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। सही कहते हैं वो कि आप एक अच्छे डैड नहीं हैं। मेरे मुंह से मज़ीद कुछ ना निकल जाए, इस वजह से फ़ोन बंद कर रहा हूँ।
अहान को एक मरतबा फिर से गुस्सा आना शुरू हो गया, जिसे देख इलियास साहब शॉक्ड हो गए कि इस कदर पूरे तरीके से अहान ने पहली मरतबा बात की। पागल इंसान की इतनी औकात जो मुझसे इस तरीके से बात करे। मैं जिसने इस नफसियाती मरीज को पाला पोसा और ना फेंक आता इसे पागल खाने, ये इसी लायक ही था। अब मुझे ही बातें सुनाएगा। इस पर ज़्यादा ध्यान न दिया तो ये तो उड़ना ही शुरू हो चुका है। सबको देख लूँगा। इस आयशा के साथ तो वो करवाऊँगा जिससे सज़ा इस पागल को मिले। इलियास साहब को बेहद गुस्सा आ रहा था अहान और आयशा पर। तभी वो इनकी लाइफ में न जाने कौन से तूफान को लाने की तैयारी करने लगे। अहान, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? खैरियत? आयशा अहान को इतने गुस्से से बात करने पर वो इससे पूछने लगी। आयशा, डैड बहुत बुरे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? मुझे इतनी बातें सुना दी। हर बार इनका मुझे एक ही नाम से पुकारना लाजिम है और वो है नफसियाती मरीज़। आयशा, मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें कहीं से भी नफसियाती मरीज़ दिखाई दे रहा हूँ? यार, तुम देख रही हो ना कितने दिन हो चुके हैं मैं किसी भी बात पर गुस्सा हुआ हूँ। खुद को कंट्रोल किया है मैंने और डैड मुझे एक ही बात कहते रहते हैं। तकलीफ़ होती है मुझे। खुद को वाकई में वही समझने लगता हूँ मैं। अहान की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ चुके थे। आयशा अहान को यूँ दुखी देख खुद भी रोना शुरू हो गई और इसके आंसुओं को साफ करती, मेरी जान, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुमसे ज़्यादा परफेक्ट कोई और हो ही नहीं सकता। तुम क्या हो ये कोई मुझसे पूछे। तभी कह रही थी कि इनसे बात ही ना किया करो, वो खुद है नफसियाती मरीज़। आयशा के यूँ अहान को समझाने पर वो इसे मजबूती से कहने लगा था। आयशा, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? तुम भी तो मुझे पागल तो नहीं समझ रही हो ना? तभी मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। हाँ, तो तुम ये सब सोच भी कैसे सकते हो? रखो मेरे दिल पर हाथ और महसूस करो, क्या तुम्हारे अलावा वो किसी और का जिक्र कर रहा है? ये शख्स तुम्हारा बाप नहीं बल्कि दुश्मन है, जो तुम्हें हर पल सिर्फ और सिर्फ अजियत पहुँचाने का काम ही कर सकता है। आयशा, सॉरी, क्या करूँ? जब भी डैड कहते हैं तो मुझे एक ही बात तुम्हारे बारे में बताते हैं कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और फिर भाग जाओगी मुझे छोड़कर। अहान, वो जानबूझकर ऐसे कहते हैं कि तुम ठीक ना हो सको। इसी टेंशन को लेकर अपना हाल बुरा कर लो। तुम क्यों नहीं समझते हो? वाकई में तुम बहुत मासूम हो जो इस जालिम शख्स की चालाकियों को समझ नहीं पाते। अहान, अब ऐसे कैसे यकीन दिलवाओ तुम्हें कि कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। आयशा भी आखिर तंग आती सोफे पर बैठ गई, जिसे देख अहान इसके सामने ज़मीन पर बैठते हैं इसके हाथ को पकड़े। सॉरी मेरी जान, पागल हूँ मैं, कुछ भी बोल देता हूँ। बिल्कुल तुम्हारी मोहब्बत में मरीज़ बन चुका हूँ मैं। इस वजह से बस किसी भी सूरत तुम्हें खो नहीं सकता। यही डर सताता रहता है मुझे कि तुम कहीं मुझसे दूर ना हो जाओ। आयशा मोटे मोटे आंसू अपनी आंखों में लाए इसकी तरफ देखने लगी और अहान यूँ आयशा को अपनी वजह से रोते देख अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा, जो कि आयशा को तड़पाने का बायस बना। तभी वो इसके हाथों को पकड़े रोकती है। अहान, प्लीज़ मत करो ऐसे। तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे अजियत पहुँचाने का बायस बनती हैं। मुझे यूँ लगता है जैसे कि मेरे वजूद से किसी ने जान ही निकाल दी हो। आयशा भी अहान के साथ ज़मीन पर बैठे इसके हाथों को मजबूती से पकड़े रोकती अपनी फीलिंग्स बताने लगी। आई एम सॉरी आयशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम अलग रहेंगे, अपनी लाइफ को अपने मुताबिक गुजारेंगे। हमें समझने वाला कोई नहीं है। इन सब के साथ ना ही हम खुश रह सकेंगे। अहान भी आयशा की बात से मुत्तफिक सुन इसके अंदर उम्मीद जाग उठी कि अब वो सब ठीक कर देगी। इस वजह से मजबूती से गले लगाए। थैंक यू सो मच अहान, जो तुम भी मेरे फैसले पर रजामंदी जाहिर कर रहे हो। अब बस तुमने कभी भी रोना नहीं है। तुम मेरे हीरो और हीरो कभी भी रोता थोड़ी है। आयशा अहान के पेशानी के साथ पेशानी को जोड़ते इसे समझाने लगी तो अहान भी अपनी आंखों को बंद करता पुरसुकून खुद को महसूस करने लगा। यूँ आयशा का इसके इतना करीब आना, इसे मोहब्बत भरे अल्फाजात प्यार करना इसे मदहोशी के आलम में ले जाने का बायस बनने लगा। तभी वो इसके रुखसार के साथ अपने होठों को फिर
پھرتا آنکھوں کو بند کیے ہی ہونٹوں کی طرح بڑھنے لگا۔ ایک ہی پل میں اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے لبوں میں دبائے وہ اپنی محبت کو دکھانا شروع ہو گیا۔ عائشہ بھی اذہان کے بالوں میں انگلیوں کو پھنساتی اس کا ہر بات میں بھرپور ساتھ دینے کا اشارہ کرنے لگی۔ اذہان بھی خود کو اس قدر مدہوش کر گیا جو کہ وہ کس جگہ بیٹھی ہے اس بات کی بھی پرواہ کیے بغیر عائشہ کو مضبوطی سے کس کرتے ہی اس پر اپنا جھکاؤ بڑھانے لگا، جس کے باعث وہ پیچھے زمین پر لیٹ گئی، لیکن اذہان نے اسے کس کرنا نہ چھوڑا۔ چونکہ عائشہ نے پہلے سے ہی نائٹی کو پہن رکھا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے تیزی سے اوپر کرتا، پیٹ کے نیچے پکڑے تھوڑا سا اوپر اٹھاتا، ایک ہی جھٹکے میں اسے شدید لٹانا شروع ہو گیا۔ عائشہ کے وجود کو وہ برے طریقے سے ہلانے کا باعث بن رہا تھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اب کی مرتبہ اس قدر جوش اذہان کے اندر کس وجہ سے آیا ہے۔ وہ اپنا غصہ جو کہ لحاظ صحیح کے باعث اسے ملا تھا، وہ عائشہ کے سامنے بے شک خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر چل رہی سچویشن سے عائشہ بخوبی واقف تھی۔ زمین پر ہی یہ سب کرنے کے باعث بے شک عائشہ کے کمرے میں درد ہو رہی تھی، لیکن اس سے صرف اور صرف اذہان کی تکلیف کو ختم کرنا تھا۔ اسے کاندھوں سے پکڑے وہ تیزی لائے اپنی شدتیں دکھانے میں مصروف تھا اور عائشہ اس کی کمر پر اپنی ٹانگوں کو باندھتی اسے سب کرنے کی اجازت دے رہی تھی۔ آگے کچھ ہی دیر یہی عمل دہرانے کے بعد اذہان عائشہ کے اوپر ہی گر گیا۔ وہ پریشان ہوتی اس کے گال کو چومے، کیا ہوا میری جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ عائشہ کے اسے پوچھے گئے سوال پر واپس اٹھتا، سورے عائشہ، تو تمہیں برا لگا ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر سے میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا۔ نو مائی لو، کیسی باتیں کر رہی ہو، بلکہ تمہاری طلب مجھے خود ہو رہی تھی۔ ویسے اگر پوچھو تو ابھی مزید خواہش بڑھ گئی ہے میری۔ عائشہ جان بوجھ کر اذہان کو گرد فکر نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تبھی وہ مسکراتا ہوا، اگر یہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر سے کریں گے یہی سب۔ اذہان کے رضامندی ظاہر کرنے پر، نہیں یار، وہ ایکچولی صبح ہونے کو ہے، اب سونا بھی تو ہوگا نا۔ پھر میں نے تمہیں صبح یہ شہر بھی دکھانا ہے کہ میری کون کون سی فیوریٹ جگہیں تھیں۔ واقعی میں پھر تو ٹھیک ہے، سو جاتے ہیں ہم۔ بٹ عائشہ، آئی لو یو سو مچ، تم بہت اچھی ہو، شاید میں اس قابل بھی نہ تھا جتنی تم مجھ سے محبت اور میری کیئر کرتی ہو۔ اذہان، میں اس قابل نہ تھی کہ مجھے اتنا ہینڈسم اور کیوٹ عاشق ملا، وہی میں تو یہ صرف ملیشا رانا کے ناولز میں ہی پڑھتی تھی، بٹ اب تو مجھے ریئل میں ایسا دیوانہ مل چکا ہے۔ عائشہ کی بات دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی اور دونوں سونے کی خاطر بستر کی طرف بڑھ گئے۔ الیاس صاحب بڑے ہی غصے سے بیٹھے مسلسل ایک ہی بات کو سوچنے میں گم تھے کہ آخر کیسے وہ عائشہ سے بتلا لے۔ بہت محبت ہے نا اسے اپنی فیملی سے، تو اس کی فیملی کو ہی ہرٹ کروں گا، لیکن کیسے؟ اس قدر سوچنے کے بعد وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا عائشہ کی فیملی کے ایک ایک فرد کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا۔ لیکن جب اس نے عرش کے متعلق سوچا تو ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ اوہ یس، اب آئے گا مزہ ضرور۔ اس شخص کا عائشہ سے الگ قسم کا تعلق ہے، تبھی تو وہ اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب یہی ہے وہ شخص جو کرے گا میری مدد۔